कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत कठिन भी है ना। तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा है और क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इतने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जितना कि खाना। तो आज इस वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ही अच्छे से, है ना, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल सरल है, इतना सरल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल। देखो, कुछ लिखा विखा मत देखो, ठीक है। देखो, ये समझो कि 1865 में क्या था, मेंडल का जो नियम था वो प्रकाशित हुआ, है ना, पत्रिका में प्रकाशित हुआ 1865 में, ठीक है। फिर 1888 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्डेयर। वाल्डेयर ने जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो रंग बिरंगी रंगीन काय संरचना देखी, उसको वाल्डेयर बोलते हैं गुण सूत्र। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर बात चुपचाप दबी रहती है, ठीक है। जब बात दबी रहती तो बात चली आती, दबे दबे चली आती 1900 तक। जब 1900 आता है तो उसमें 3 वैज्ञानिक मिलते हैं, ठीक है, और मेंडल के नियम को रीडिस्कवर करते हैं, ठीक है, मेंडल के नियम को पुनः खोज करते हैं। 3 वैज्ञानिक कौन थे? डी ब्रीज थे, ठीक है, वॉरेंस थे और सारमॉक थे, ठीक है, कॉरेंस, ठीक है। ब्रीज, कॉरेंस और सारमॉक 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, मेंडल के नियम को फिर से रीडिस्कवर किया, ठीक है। डी ब्रीज, कॉरेंस और वॉन सारमॉक जब ये चीजें कर रहे थे तो इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में भैया माइक्रोस्कोप भी मिल गया, है ना। माइक्रोस्कोप भी खोज लिया गया था, है ना। मतलब माइक्रोस्कोप, ये एक पॉइंट है एनसीईआरटी में देखना, बहुत अच्छा चीज लिखा है कि 1900 में जब 3 वैज्ञानिक स्वतंत्र लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के नियमों की पुनः खोज कर रहे थे, इसी समय माइक्रोस्कोपी की तकनीक में प्रगति भी हो रही थी, है ना। जो माइक्रोस्कोप थे उसमें प्रगति होने लगी थी और हाईटेक माइक्रोस्कोप आने लगे थे। तो जब माइक्रोस्कोप खोजा तो लोग पहुंच गए कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका को खोज लिए रॉबर्ट ब्राउन जैसे, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया ना 1665 में, ठीक है, कोशिका खोज चुकी थी। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर कोशिका के अंदर हमें पता है केंद्रक है, वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था कोशिका की खोज, है ना, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को खोजा। केंद्रक के अंदर जो ये संरचना है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं, यही क्रोमैटिन आगे चल के गुणसूत्र में बदल जाता है, ठीक है। तो यही चीजें चल रही थी 1900 तक। तो 1900 में माइक्रोस्कोप वगैरह मिल गया। तो 2 वैज्ञानिक थे, एक थे वाटसन सटन और थियोडोर बॉवेरी। कौन से? वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी 2 वैज्ञानिक थे। कब? 1902 ईस्वी में, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी प्रस्तुत किया, है ना। ये जो यहां पर ये जो मिले, ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं। क्या है? गुणसूत्र। जैसे ये कैपिटल टी का गुणसूत्र है, ठीक है। अब इसी तरह मेंडेलियन कारक, इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि जो मेंडल के जो कारक थे ना, मेंडल ने इनको बताया कि कैपिटल टी ये कारक हैं, ठीक है। मेंडल ये नहीं बताए थे जीन थे। जीन की खोज जब 1909 ईस्वी में जोहानसन खोज किए ना, तब वो बताएं कि ये जीन है, ठीक है। 1909 में जोहानसन भी खोज किए थे जीन की, बिल्कुल समझना एक एक पॉइंट। तो मेंडेलियन कारक कैपिटल टी थे। तो उसी तरह जब मेंडेलियन कारक थे कैपिटल टी, तो सटन और बॉवेरी इन्होंने बताया कि गुणसूत्र में भी आपके जीन उपस्थित होते हैं, कारक रहते हैं, ठीक है।
जिस तरह मेंडेलियन कारक है उसी तरह गुणसूत्र, मेंडेलियन कारक और गुणसूत्र दोनों का व्यवहार समान है, इन्होंने बताया। ठीक है, तो 1902 ईस्वी में, कब, तो 1902 ईस्वी में सटन और बॉवेरी ने क्या किया, नियम प्रतिपादित किया और उसमें बताया कि प्रजनन के समय जनकों के दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, जनन के समय क्या होगा, ये जो दो समजात गुणसूत्र हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए। देखना, ये ऊपर वाला कैपिटल टी अलग, ये कैपिटल टी अलग। ठीक है, ये जनक है, मान लेते हैं माता। ठीक है, अब इधर मान लेते पिता का। ठीक है, पिता का गुणसूत्र था कैपिटल टी, जनन के समय अलग अलग हुआ। ठीक है, ये कैपिटल टी गया, ये कैपिटल टी गया। ठीक है, इसीलिए तो आपको पता है पिता के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और माता के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते हैं, और इनसे जो गुड्डू पैदा होता है उस गुड्डू के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं, उसमें कुछ तो रीजन है ना, आधे गुणसूत्र इससे मिलते हैं, आधे गुणसूत्र इससे मिलते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रजनन के समय जनकों के दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तथा फिर नर व मादा युग्मकों में संयुग्मन होते हैं। ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक आपस में संयुग्मन हुए। ठीक है, ये बना लिए, इसीलिए तो आपके लक्षण आधे आपके मम्मा से और आधे आपके पप्पा से मिलते हैं, है ना, संयुग्मन होते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज में इनकी संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है। जो बचवा बनता है उसमें द्विगुणित हो जाती है। गुणसूत्र ही मेंडल के आनुवांशिक कारक हैं, इन्होंने बताया सटन और बॉवेरी ने। इसमें देखो आधे आधे हो गए, जैसे इसमें कारक में भी युग्मक अलग अलग हो गए, कैपिटल टी, इसमें भी अलग अलग हुए, है ना, और इसमें देखना स्मॉल टी, ये अलग अलग हो गए। बिल्कुल सेम जैसा मेंडेलियन कारक कर रहे थे उसी तरह सेम बिल्कुल इधर गुणसूत्र भी यानी कि क्रोमोसोम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज इन्होंने बताया। और इन्होंने एक चीज और बताया कि गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडेलियन कारक के बिल्कुल समान है। क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, और जैसे एक पॉइंट है कि मेंडेलियन कारक जोड़े में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये मेंडेलियन कारक है जोड़े में, गुणसूत्र है जोड़े में, गुणसूत्र है जोड़े में। ठीक है, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मेंडेलियन, इसमें पॉइंट है लिख लेना, लिखना चाहे तो, कि जिस प्रकार से मेंडेलियन कारक जोड़े में होते हैं ठीक उसी प्रकार से जो गुणसूत्र हैं, उसी प्रकार से जो क्रोमोसोम हैं वो भी जोड़े में होते हैं, है ना। मैंने बोला, बताओ, मेंडल ने बोला लंबा पौधा का संकरण बौने पौधे से कराया, तो आपने देखा लंबा पौधा कैपिटल टी ले लिया, ये जोड़े में क्यों लिया, आखिरकार ये क्या है, तो मेंडल ने इसका नाम कारक दिया था, है ना। वैज्ञानिक इसको बोलते हैं कि ये मेंडेलियन कारक है। कौन सा कारक है, तो ये मेंडेलियन कारक है, ये भी मेंडेलियन कारक है, ये भी जोड़े में है। तो मेंडेलियन कारक किस प्रकार से है, मेंडेलियन कारक जोड़े में है। ठीक उसी प्रकार जो यहां पे गुणसूत्र मिल रहा है, ये हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है वो भी जोड़े में होता है। ठीक है, और वॉल्डेयर ने इसको गुणसूत्र का नाम दिया, कब, 1888 में। ठीक है, ये चीजें वहां पर चल रही थी, तो वो बोला ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, बोला सेम सेम, है ना, बिल्कुल सेम। गुणसूत्र देखो, गुणसूत्र समझ लेना, गुणसूत्र के अंदर क्या होता है तुम्हें पता है ना, ये आनुवांशिकता की इकाई होते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, गुणसूत्र करी तुम फाड़ोगे, पकड़ के ऐसे खींचोगे, क्या निकलेगा, ये निकलेगा। बोलोगे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, अब बताओ समझ में आया क्या है, ये डीएनए से मिलकर बना होता है गुणसूत्र। ये क्या है, डीएनए, क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, दिया और बताया, क्या बताया, यही डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल है, देख लो समझ लो। ठीक है, आज इतने लोग अभी डीएनए के द्विकुंडलनी मॉडल नहीं देखे हैं, वो जाए चैनल पे, वो सर्च बॉक्स पे यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करिए डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल बाई बायो अमन, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे।
समझ रहे हैं? तो ऐसी बात है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, और अगर समझने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि को नहीं लगाएंगे, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे एक जगह पर, तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। देखो, ज्ञान नॉलेज सबके पास होता है, ठीक है, लेकिन उस नॉलेज से समझदारी यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो सबके पास नहीं होता है। बहुत लोगों को पूरी बुक याद है, ठीक है, 2-4 किताबें उनको याद हैं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पूरे याद हैं। आप बोलो भैया बताओ 115 नंबर में क्या लिखा है, तो बता देंगे अच्छा 115 नंबर में ये लिखा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत समझदार ही हो, लेकिन वो एक लर्निंग की कैपेसिटी है याद करने की, उन्होंने याद कर लिया, वो एक प्लस पॉइंट है, उनकी अच्छी आदत है, ठीक है। तो देखो ये फिलॉसफी की क्लास चलने लगी, रोकते हैं इसे, इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने वाटसन, सटन, है ना, सटन और बॉवेरी ने यही बताया कि जो जैसे मेंडेलियन कारक जोड़े में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, ठीक है। अब जैसे बताया कि जो कारक के युग्मक होते हैं, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं। हमें पता ये कारक हैं, ये क्या है, ये युग्मक बने, ठीक है। तो कारक जब युग्मक बनता है ना, तो आधा आधा हो जाता है, ठीक है। कारक यदि 100 है तो युग्मक बनते समय ये 50 होगा और ये भी 50 होगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कारक युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं, वैसे ही गुणसूत्र भी युग्मक जनन के दौरान आधे आधे हो जाते हैं। जिस प्रकार से कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो गुणसूत्र है ना, इस गुणसूत्र को मान लेते हैं ये कैपिटल जेड वाला है। जब इसका युग्मक जनन होगा, है ना, युग्मक जनन महिलाओं के अंदर युग्मक जनन को बोलते हैं, जो युग्मक जनन होता है उसको बोलते हैं अंड जनन, oogenesis। और जो मेल के अंदर, पुरुष के अंदर जो युग्मक जनन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। युग्मक जनन के दौरान यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर ओवम बनता है, अंडाणु बनता है, और इसमें क्या बनता है, तो इसमें शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। और ये युग्मक कैसे होते हैं, तो ये युग्मक अगुणित होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। और जब ये मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, फैलोपियन नलिका में मिलते हैं, तो वहाँ पर ये क्या होते हैं, ये डिप्लॉइड हो जाते हैं। जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो द्विगुणित हो जाता है, ठीक है। जब इसका युग्मक जनन होगा, युग्मक बनेगा, तो एक युग्मक इसका ये बनेगा और दूसरा युग्मक इसका ये बनेगा, ठीक है। यानी कि कैपिटल जेड एक इधर अलग हो जाएगा, एक इधर अलग हो जाएगा, दो युग्मक इसके बन गए। तो ये चीज उन्होंने देखा सटन और बॉवेरी ने, फिर उन्होंने अपना नियम, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसी को हम लोग जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ पर सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।